सुबह के 5 बजे थे और आसमान में अभी तक सूरज की पहली किरण भी नहीं फूटी थी। जम्मू और कश्मीर के उधमपुर में स्थित पैरा स्पेशल फोर्सेस ब्रिगेड के ट्रेनिंग ग्राउंड पर गहरा स्याह अंधेरा छाया हुआ था। उस ठंडी खामोश सुबह की शांति को केवल 2 चीजें भंग कर रही थीं। धूल उठाते हुए दौड़ते भारी सैन्य बूटों की आवाज और हड्डियों तक को कंपा देने वाली जोशीली कमांड की गूंज। फायर। लगभग 20 जांबाज कमांडो का एक दस्ता एक साथ हरकत में आया और काल्पनिक दुश्मन की ओर अपनी राइफलें तान दी। उनके हर एक मूवमेंट में सटीकता थी और उनकी आंखों में एक ऐसी क्रूरता झलक रही थी मानो वे असली जंग के मैदान में खाए हों। इस फौलादी दस्ते का नेतृत्व करने वाली उनके दिल की धड़कन आश्चर्यजनक रूप से एक महिला थी। महिला थी, महिला थी, महिला थी, महिला थी। दुबला 5 फुट 5 इंच, दुबला पतला शरीर, लेकिन कसकर भींचे हुए होंठ, महबूत कंधे और किसी भी छात्र के सामने अडिग रहने वाली पैनी आंखें यह साबित करने के लिए काई थीं कि वह यहां क्यों मौजूद थी। उसका नाम था कैप्टन अनन्या शर्मा। 30 साल की उम्र में वह इस ब्रिगेड की सबसे महत्वपूर्ण मानी जाने वाली ऑपरेशनल यूनिट की कमांडर थी। वह एक ऐसी असाधारण महिला अधिकारी थी जिसने इस पुरुषों की दुनिया में सिर्ज अपनी काबिलियत के दम पर अपनी जगह बनाई थी। आज भी वह हमेशा की तरह सुबह की ट्रेनिंग का नेतृत्व कर रही थी और अपने सैनिकों से परफेक्शन से भी ज्यादा की उम्मीद कर रही थी। अल्लाह प्लाटून, सभी नीचे। क्रॉलिंग पोजीशन में 30 मीटर आगे बढ़ो, शुरू करो। अनन्या की आवाज लाउड स्पीकर से गूंजी। उसकी आवाज में एक दृढ़ता और स्पष्टता थी। रफ्तार 10 मीटर प्रति 30 सेकंड के अंदर रखनी है। जो भी पीछे छूटा पूरी टीम को सजा मिलेगी। हुर्रा की एक साथ गूंज के साथ सभी सैनिक खमीन पर लेट गए और धूल भरे मैदान पर रेंगने लगे। लेकिन उनकी हांफती सांसों के बीच दस्ते के पीछे से कुछ असंतुष्ट आवाजें फुसफुसाहट में सुनाई दी। आह, ये नागिन फिर शुरू हो गई, थका कर रख देगी। सही कहा यार, औरत है ना, अकेले ही सारा जोश दिखाती है। सुबह सुबह ये क्या मुसीबत है। उनकी ये बातें ट्रेनिंग के शोर में दब गईं, लेकिन अनन्या के तेज कानों ने सब कुछ सुन लिया था। एक पल के लिए उसकी भौहें सिकुड़ी, लेकिन उसने तुरंत इद्द को संभाल लिया। उसने ऐसा दिखावा किया जैसे कुछ सुना ही ना हो। अब उसे इन सब की आदत हो चुकी थी। 3 साल पहले जब सबने कहा था कि यह नामुमकिन है, तब उसने स्पेशल फोर्से के लिए स्वेच्छा से अपना नाम दिया था। जिस दिन उसे यहां तैनाती मिली, उस दिन से ही वह इस अदृश्य दीवार से लौ रही थी। एक औरत स्पेशल फोर्से में क्या कर लेगी? पक्का ऊपर कोई बड़ा अफसर पहचान वाला होगा। कुछ दिन में ही हार मानकर भाग जाएगी। अनगिनत पूर्वाग्रह और ईर्ष्या से भरी नजरें उसकी पीठ में खंजर की तरह चुभती थीं। लेकिन अनन्या ने कभी भी शब्दों से उनका जवाब नहीं दिया। उसने हमेशा अपनी काबिलियत और नतीजों से जवाब दिया था। वह उन सबसे तेम दौई, सबसे सटीक निशाना लगाया और सबसे बेहतरीन रणनीतियां बनाई। उसकी खून पसीने की मेहनत के आगे किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसके मुंह पर उसकी बेइज्जती करे। लेकिन फिर भी पर्दे के पीछे उसके लिए ठंडी नजरें और तिरस्कार लगातार जारी था। अनन्या रेंगते हुए सैनिकों के बीच धीरे धीरे चल रही थी। तभी उसकी नजर एक सैनिक पर पाज, जिसका पोस्चर खराब था। उसने अपने बूट की नोक से उसकी पीठ पर हल्के से मारा। सिपाही कुलदीप, कमर नीचे। पोस्चर बिगजा तो दुश्मन का सीधा निशाना बनोगे। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? उसकी तीखी टिप्पणी सुनकर सिपाही कुलदीप चौंक गया और तुरंत अपनी स्थिति ठीक कर ली। अनन्या ने फिर से लाउड स्पीकर मुंह के पास लगाया। उसकी आंखों में कोई हिचकिचाहट नहीं थी और उसकी आवाज में किसी भी तरह की भावना नहीं थी। सिरिज एक कमांडर की तरह सत्य और अनुशासन था। सब लोग टारगेट तक पहुंचने के लिए 10 सेकंड बाकी हैं। रफ्तार बढ़ाओ। पूर्व में आसमान धीरे धीरे लालिमा से भरने लगा था। ट्रेनिंग ग्राउंड की ठंडी हवा में अनन्या आज भी नुद के साथ अपनी अकेली लड़ाई जीत रही थी। लेकिन उसे अभी यह नहीं पता था कि यह रो का तिरस्कार और पूर्वाग्रह जल्द ही उसकी जिंदगी में आने वाले एक बहुत बड़े तूफान का संकेत मात्र था। वह तूफान उसकी उस इज्जत, उस गौरव को छीनने के लिए तैयार था जिसे वह एक सैनिक के रूप में बचाने के लिए जी रही थी। और शायद उसका सब कुछ मातिक। अध्याय 2, आमोशी की गूंज। केची सुबह की ट्रेनिंग खत्म होने के बाद अधिकारियों को पसीना सूखने से पहले ही बटालियन कमांडर के ऑफिस में बुलाया गया।
अगले हफ्ते होने वाली एक बड़ी विस्फोट ट्रेनिंग पर अंतिम चर्चा के लिए बैठक बुलाई गई थी। पसीने और तनाव की मिलीजुली गंध से भरे मीटिंग रूम में कैप्टन अनन्या शर्मा हमेशा की तरह सबकी नजरों का केंद्र थी। वह इस यूनिट की अकेली महिला प्लाटून कमांडर थी और यह बात हमेशा उसके कंधों पर एक अनदेखा बोझ डाले रखती थी। बटालियन कमांडर कर्नल अमरजीत संधू ने मोटी ट्रेनिंग जाइल पलटते हुए बैठक शुरू की। वह एक ठेठ मैदानी अफसर थे, आवाज भारी और दमदार, और वे जटिल समस्याओं के बजाय सरल और स्पष्ट चीजें पसंद करते थे। अगले हफ्ते होने वाली विस्फोट ट्रेनिंग पर अंतिम चर्चा करेंगे। इस बार हम असली जंग के बराबर मात्रा में TNT का इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब है कि पत्रा भी ज्यादा होगा, इसलिए सभी प्लाटून कमांडर पूरी तरह से चौकस रहें, समझे? यस सर। सभी प्लाटून कमांडरों ने एक साथ जवाब दिया। अनन्या भी कमर सीधी करके बैठी थी और कर्नल की बातों पर पूरा ध्यान दे रही थी। उसने पिछली कई रातें जागकर ट्रेनिंग प्लान के हर एक हिस्से की बारीकी से जांच की थी। यह उसके सैनिकों की जिंदगी का सवाल था, इसीलिए वह एक छोटी सी गलती भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। सभी प्लाटून कमांडर अपने अपने विस्फोट क्षेत्र और मिशन की अंतिम पुष्टि करें। अगर कुछ असामान्य है तो अभी रिपोर्ट करें। एक एक करके प्लाटून कमांडरों ने अपनी तैयारियों की रिपोर्ट देना शुरू किया। जब अनन्या की बारी आई तो उसने शांति से अपना हाथ उठाया। सर, मैं कुछ कहना चाहती हूं। कर्नल अमरजीत संधू ने थोड़ी झुंझलाहट के साथ उसकी ओर देखा। वह अनन्या की काबिलियत को मानते थे, लेकिन उसका जरूरत से ज्यादा सतर्क और नियमों का पालन करने वाला स्वभाव उन्हें कभी कभी थका देता था। कैप्टन अनन्या, कोई समस्या है क्या? हाँ सर, प्लान की जांच करने पर मैंने पाया कि विस्फोट क्षेत्र और सैनिकों के सुरक्षित निकासी क्षेत्र के बीच की दूरी हमारे सेना के नियमों से कम है। अनन्या की बात सुनकर कुछ प्लाटून कमांडरों की नजरें उस पर टिक गईं। उसने इसकी परवाह किए बिना अपने तैयार किए हुए दस्तावेज खोलते हुए आगे कहा, मौजूदा योजना के अनुसार यह दूरी 150 मीटर रखी गई है, लेकिन इस बार इस्तेमाल होने वाले विस्फोटक की तार को देखते हुए नियमों के अनुसार कम से कम 200 मीटर की दूरी होनी चाहिए। 50 मीटर की कमी है। किसी भी अनहोनी से बचने के लिए हमें यह दूरी बढ़ानी चाहिए। उसकी दलील स्पष्ट और तर्कसंगत थी, लेकिन तभी उसके बगल में बैठे सूबेदार मेजर बलवान सिंह ने मांग उजाते हुए ताना कसा। हाँ, कैप्टन साहिबा, अगर इतना ही डर लगता है तो आप पीछे बैठकर तमाशा देखिए। इतना कांपने की क्या जरूरत है? वैसे भी एक औरत को इतने झातरनाक काम में पटरने की क्या जरूरत है? सूबेदार मेजर बलवान सिंह, वह 15 साल का अनुभवी सैनिक था, लेकिन उसकी सोच पुरानी, दकियानुसी और महिलाओं के प्रति गहरे पूर्वाग्रह से भरी हुई थी। वह शुरू से ही अनन्या को नापसंद करता था और जब भी मौका मिलता उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता था। एक पल में ही मीटिंग रूम का माहौल ठंडा पार गया। अनन्या की आंखें बर्ज की तरह सर्द हो गईं। सूबेदार मेजर साहब, सुरक्षा नियम लिंग देखकर नहीं, बल्कि हर सैनिक के लिए बनाए गए हैं। यह हमारा सबसे बुनियादी सिद्धांत है। सिद्धांत? अरे वाह, हमारी सिद्धांत मैडम आ गईं। बलवान सिंह ने नाटकीय ढंग से हाथ हिलाते हुए उसका मजाक उड़ाया। कैप्टन साहिबा, मैदान में कागज पर लिखे सिद्धांतों से ज्यादा तजुर्बा काम आता है। तुमने जुद्ध कितनी बार विस्फोटक संभाला है जो मुझे सिद्धांत सिखाने चली हो? यह सीधा सीधा व्यक्तिगत हमला था। वह अनन्या की काबिलियत को जानते हुए भी जानबूझकर उसके लिंग और अनुभव की कमी का इक्र करके उसे शर्मिंदा करना चाहता था। बारी प्लाटून कमांडर असहज महसूस कर रहे थे, लेकिन बलवान सिंह जैसे अनुभवी सैनिक का सामना करने से बच रहे थे और अनजान बने रहे। लेकिन अनन्या पीछे नहीं हटी। उसने बिना किसी घबराहट के शांत आवाज में बलवान सिंह की आंखों में सीधे देखते हुए जवाब दिया, ठीक 73 बार। क्या? बलवान सिंह का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया। कमीशन मिलने के बाद से आज तक मैंने कुल 73 विस्फोट ट्रेनिंग का नेतृत्व किया है और उनमें हिस्सा लिया है, और उन 73 ट्रेनिंग के दौरान एक भी सुरक्षा दुर्घटना के बिना मैंने हर मिशन को पूरा किया है। मीटिंग रूम में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। अनन्या की शानदार काबिलियत एक ऐसी सच्चाई थी जिसे यूनिट में कोई भी नकार नहीं सकता था। उसने आर्मी अकादमी से टॉप किया था और स्पेशल फोर्से में तैनाती के बाद से हर ट्रेनिंग मूल्यांकन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। उसके जवाब से बलवान सिंह का चेहरा गुस्से से लाल पीला हो गया।
जब वह काबिलियत से जवाब नहीं दे पाया तो उसकी हीन भावना और भी बड़े गुस्से में बदल गई। इस बिगड़ते माहौल को कर्नल अमरजीत संधू ने संभाला। ठीक है, सुरक्षा दूरी कैप्टन अनन्या के सुझाव के अनुसार समायोजित की जाएगी। यह एक जरूरी मुद्दा था, किसी और को कुछ कहना है। लेकिन बलवान सिंह अपनी बात पर अभा रहा। सर, मैं इसका विरोध करता हूं। इस तरह की अत्यधिक सुरक्षा से ट्रेनिंग का यथार्थवाद कम हो जाएगा। असली जंग में हमें इतनी आरामदायक दूरी तय करने का समय या जगह नहीं मिलती। उसकी बात में भी कुछ सच्चाई थी। ट्रेनिंग असली जंग की तरह होनी चाहिए, यह सेना का एक पुराना सिद्धांत था। अनन्या ने फिर से बोलना शुरू किया। सूबेदार मेजर साहब की बात में दम है, लेकिन अगर ट्रेनिंग में ही कोई हादसा हो जाए तो असली जंग का मौका ही नहीं मिलेगा। हमारा पहला मिशन है इंदा रहकर दुश्मन से लड़ना। ओए अनन्या शर्मा। आखिरकार बलवान सिंह का सब्र टूट गया। वह अपनी जगह से उछलकर खसा हो गया और अनन्या पर चिल्लाया, तू होती कौन है मुझसे इस तरह जुबान लड़ाने वाली? उम्र, रैंक और तजुर्बे में मैं तुझसे हर तरह से ऊपर हूं। कहां से सीखी है ये बदतमीजी? मीटिंग रूम का माहौल एक पल में बर्जीला हो गया। अनन्या ने बलवान सिंह के गुस्से का सामना करते हुए शांति से जवाब दिया, माफ कीजिए सूबेदार मेजर साहब, अगर मेरे शब्दों से आपको ठेस पहुंची हो तो मैं माजी चाहती हूं। मेरा मतलब सिर्फ यह था कि मेरे सैनिकों की जान से जुई सुरक्षा के मामले में किसी भी चीज से समझौता नहीं किया जा सकता। वह 1 इंच भी पीछे नहीं हटी। कर्नल अमरजीत संधू ने जल्दी से स्थिति को संभाला। बस सब लोग शांत हो जाओ। सुरक्षा दूरी नियमों के अनुसार ही रखी जाएगी, यह अंतिम फैसला है। अब इस मुद्दे पर कोई बहस नहीं होगी। बैठक खत्म हुई। बैठक खत्म होने के बाद सब लोग चले गए, लेकिन अनन्या अकेली बैठी ट्रेनिंग प्लान की फिर से जांच कर रही थी। विस्फोटक के प्रकार, डेटोनेटर की स्थिति, निकासी का रास्ता, इमरजेंसी मेडिकल टीम की तैनाती, उसने हर चीज को शुरू से फिर से जांचा। उसके लिए अपने सैनिकों की सुरक्षा उसकी अपनी ईंधन से भी बढ़कर थी, हर चीज से ऊपर। उसे महसूस हो रहा था कि इस ट्रेनिंग को लेकर शुरू से ही कुछ अशुभ संकेत मिल रहे थे, और दुर्भाग्य से उसका यह अंदेशा झलक नहीं था। अध्याय 3, तूफान से पहले की खामोशी। बैठक के बाद जब बटालियन कमांडर के ऑफिस में सिर्फ ठंडी खामोशी रह गई, कैप्टन अनन्या शर्मा अकेली अपनी जगह पर बैठी रही। वह चुपचाप ट्रेनिंग प्लान को फिर से देख रही थी, मानो कुछ देर पहले हुआ हंगामा एक झूठ हो। उसका पेन विस्फोटकों के लेआउट और सैनिकों के निकासी मार्गों पर बार बार घूम रहा था। वह हर संभावित तरह को खोजने की कोशिश कर रही थी। सूबेदार मेजर बलवान सिंह के अपमानजनक शब्दों से उपजा गुस्सा और चोट अब सैनिकों की सुरक्षा की भारी जिम्मेदारी के पीछे दब चुके थे। यही वह तरीका था जिससे वह पिछले 3 सालों से इस सख्त माहौल में टिकी हुई थी। तभी मीटिंग रूम का दरवाजा धीरे से खुला और एक आदमी अंदर आया। वह लंबा और आकर्षक था और उसी के रैंक का एक अधिकारी था। अनन्या, फिर से अकेले देर तक काम कर रही हो? एक नर्म और प्यारी आवाज। अनन्या ने सिर उठाकर उसे देखा और उसके तनावग्रस्त चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। अरे रोहन, तुम यहां कैसे? उसने खुशी से स्वागत किया। उस आदमी का नाम था मेजर रोहन मेहरा। वह भारतीय सेना के मुख्यालय साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली में सेना प्रमुख के सचिवालय में काम करने वाला एक एलीट अधिकारी था। वह अनन्या का आर्मी अकादमी का बैचमेट था और सेना में उसका एकमात्र ऐसा दोस्त था जिससे वह अपने दिल की बात कह सकती थी। तुम्हारे लिए आया हूं, और क्या? रोहन अनन्या के सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए चिंता भरे चेहरे से बोला। उसके चेहरे पर दुख सा झलक रहा था। मैंने आज की बैठक के बारे में सब सुना। बलवान सिंह, वो आदमी अभी तक सुधरा नहीं। उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है ना? कोई बात नहीं, अब आदत हो गई है, अनन्या ने एक फीकी मुस्कान के साथ जवाब दिया। उसके जवाब पर रोहन की भौहें और सिकुड़ गईं। तुम्हें इसकी आदत नहीं डालनी चाहिए अनन्या, यह सरासर अपमान और मानवाधिकारों का उल्लंघन है। तुम इस तरह का अनुचित व्यवहार क्यों सह रही हो? मैं सह नहीं रही हूं, मैं जीत रही हूं अपनी काबिलियत से। तुम्हारी हिद वैसी की वैसी ही है। रोहन ने एक गहरी सांस ली और धीरे से अपना हाथ अनन्या के कंधे पर रखा। उसके स्पर्श में एक गर्मजोशी और गहरी चिंता थी। अगर मेरे पिता को यह पता चल गया तो सोचो क्या होगा। वह तुरंत इस पूरी यूनिट को उलट पुलट कर रख देंगे।
उसकी बात सुनकर अनन्या का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया। उसने एक डरे हुए बच्चे की तरह चारों ओर देखा और अपनी आवाज धीमी कर ली। रोहन, प्लीज यह बात यहां मत करो। हाँ, यही उसका सबसे बड़ा राज था जिसे वह इस यूनिट में सबसे छिपा कर रखती थी। उसके पिता कोई और नहीं बल्कि भारतीय थल सेना के प्रमुख जनरल विक्रम सिंह राठौर थे। लेकिन उसने यह सच्चाई कुछ गिने चुने दोस्तों के अलावा किसी को नहीं बताई थी। वह नहीं चाहती थी कि लोग उसे उसके पिता के पद और प्रतिष्ठा से जाने, बल्कि सिर्फ उसकी अपनी काबिलियत से पहचाने। पापा को यह भी नहीं पता कि मैं स्पेशल फोर्से में हूं। वह तो यही समझते हैं कि मैं किसी शांत जगह पर एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के तौर पर आराम से काम कर रही हूं, अनन्या ने कड़वाहट से कहा। उसकी बात सुनकर रोहन ने हताशा में अपना सीना पीटा। अनन्या, तुम कब तक यह सब छिपाओगी? जनरल साहब को भी यह जानने का हाँ है कि उनकी इकलौती बेटी कहां और किस हाल में है। अभी नहीं, अनन्या ने दृढ़ता से सिर हिलाया। उसकी आंखें वैसी ही फौलादी थीं जैसी मीटिंग रूम में बलवान सिंह का सामना करते समय थीं। जब तक मैं यहां पूरी तरह से अपनी काबिलियत के दम पर ऐसी जगह नहीं बना लेती कि कोई भी सवाल ना उठा सके, तब तक मैं पापा को कभी नहीं बता सकती। जिस दिन पापा का नाम सामने आएगा, मैं सिर्फ जनरल की बेटी बनकर रह जाऊंगी, एक सैनिक अनन्या शर्मा नहीं। उसके शब्दों में गहरा दर्द और आत्मसम्मान का मिश्रण था। वह जानती थी कि जिस दिन उसके पिता का नाम सामने आएगा, ईर्ष्या भरी नौदरें और भी शातिर हो जाएंगी और उसकी हर उपलब्धि को सिर्फ पिता की वजह से कहकर जारिज कर दिया जाएगा। वह यह बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। रोहन उसे और नहीं समझा सका। वह अनन्या की इस महबूत आत्मसम्मान और तिद्द को किसी से भी बेहतर जानता था। उसने विषय बदल दिया। ठीक है, मैं समझ गया। तो विस्फोट ट्रेनिंग की तैयारी कैसी चल रही है? बलवान सिंह कोई और अंगा तो नहीं डाल रहा? प्लान एकदम सही है। मैंने इसे कई बार जांचा है, लेकिन मैं बेचैन हूं, सूबेदार मेजर। वह ऐसा इंसान है जो नियमों को नजरअंदाज करना बाई बात नहीं समझता। वह सिर्फ अपने तजुर्बे पर भरोसा करके कोई भी खतरनाक कदम उठा सकता है। इस तरह की खतरनाक ट्रेनिंग में एक छोटी सी गलती भी एक बड़े हादसे का कारण बन सकती है। उसकी आवाज में गहरी चिंता थी। यह सिर्फ उसके प्रति दुश्मनी की वजह से नहीं थी। यह एक कमांडर के रूप में अपने सैनिकों और शायद तुद सूबेदार मेजर बलवान सिंह की सुरक्षा को लेकर एक सच्ची चिंता थी। क्या मैं कर्नल से फिर से मजबूती से बात करूं कि सूबेदार मेजर को इस ट्रेनिंग से बाहर रखा जाए? रोहन ने सुझाव दिया, लेकिन अनन्या ने सिर हिला दिया। नहीं, उसका कोई जायदा नहीं होगा। वह मेरी बात को और भी ज्यादा नजरअंदाज करेगा और सबको दिखाने के लिए और दर्दनाक हरकत करेगा। मुझे ही उसे रोकना होगा। मुझे मौके पर रहकर अपनी आंखों से पूरी प्रक्रिया पर नजर रखनी होगी ताकि कोई हादसा न हो। यह कहते हुए उसने अपनी नजरें फिर से ट्रेनिंग प्लान पर टिका दी। उसकी आंखों में अब व्यक्तिगत भावनाओं से परे सिर्फ मिशन और जिम्मेदारी की आग जल रही थी। रोहन उसके इस रूप को देखकर मन ही मन सम्मान और दुख महसूस कर रहा था। वह बहुत लंबे समय से बहुत सारा बोझ अकेले ही उठा रही थी। अनन्या, रुद्र पर ज्यादा दबाव मत डालना। अगर कुछ भी होता है तो सबसे पहले मुझे बाहोन करना, ठीक है? हाँ, चिंता मत करो रोहन, मैं अनन्या शर्मा हूं। अनन्या ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उस मुस्कान के पीछे छिपी उसकी बेचैन आंखों को रोहन ने देख लिया था। वह भारी मन से मीटिंग रूम से बाहर निकल गया और अनन्या एक बार फिर अकेली खिड़की के बाहर घने अंधेरे को देखने लगी। उस अंधेरे में उसे एक बड़े तूफान के आने का अशुभ संकेत महसूस हो रहा था और वह यह भी महसूस कर रही थी कि वह दुद्ध उस तूफान के केंद्र में खाई थी। अध्याय 4, विस्फोट और विश्वासघात। आखिरकार उस फेटफुल विस्फोट ट्रेनिंग का दिन आ ही गया। ट्रेनिंग ग्राउंड की सुबह की हवा रों की तरह नहीं, बल्कि आज कुछ ज्यादा ही भारी और नम थी। आसमान घने बादलों से ढका हुआ था, मानो किसी भी पल बरस पड़ेगा, और हवा लगभग रुकी हुई थी, जिससे बारूद की गंध पूरे मैदान में फैल गई थी। कैप्टन अनन्या शर्मा रोज से ज्यादा सतर्क और पैनी नजरों से पूरे ट्रेनिंग ग्राउंड का निरीक्षण कर रही थी। वह सुबह सबसे पहले मैदान में पहुंची और जहां विस्फोटक लगाए जाने थे, उस जगह की जमीन से लेकर सैनिकों के छिपने के लिए खोदे गए बंकरों की गहराई तक हर चीज को शुद्ध जांचा।
उसके हाथ में मौजूद सुरक्षा जांच सूची में दर्जनों चीहों पर पहले ही टिक लग चुका था। डेटोनेटर कनेक्शन की स्थिति फिर से जांचो, संचार नेटवर्क की सिग्नल शक्ति को अंतिम रूप से चेक करो और इमरजेंसी मेडिकल टीम को 5 मिनट की तैयारी की स्थिति में रखो। उसके निर्देश लगातार जारी थे, लेकिन उसकी यह सतर्कता सूबेदार मेजर बलवान सिंह की नजरों में सिर्फ एक थकाऊ और दिखावटी काम था। अरे कैप्टन साहिबा, क्यों राय का पहाड़ बना रही हो? बस जल्दी जल्दी खत्म करो और शुरू करते हैं। इस तरह तो सूरज ढल जाएगा और कुछ नहीं होगा। अब पतछूर, बलवान सिंह ने अपनी बाहें मोड़कर अपने झांस ताने वाले अंदाज में उसके पास आकर कहा। अनन्या ने उसकी ओर मुड़कर एक स्थिर आवाज में जवाब दिया, सूबेदार मेजर साहब, सुरक्षा जांच जितनी बार की जाए कम है। यह हमारे सैनिकों की जिंदगी का सवाल है। जिंदगी? अरे बच्चों के खेल जैसी ट्रेनिंग के लिए इतना नाटक? इसीलिए औरतें इस काम के लिए नहीं बनी हैं, डरपोक होती हैं। बलवान सिंह ने बोर से बब्बाया ताकि दूसरे सैनिक भी सुन सकें और वहां से चला गया। अनन्या ने अपने होंठ कसकर भींच लिए। गुस्सा उबल रहा था, लेकिन यह अपनी भावनाओं को दिखाने का समय नहीं था। उसने एक बार फिर सभी तैयारियों की अंतिम जांच की और आखिरकार ट्रेनिंग शुरू करने की घोषणा की। ट्रेनिंग में कुल 3 विस्फोट प्रदर्शन होने थे। पहले विस्फोट का नेतृत्व अनन्या ने खुद किया। उसके सटीक और शांत निर्देशों के तहत विस्फोटक निर्धारित स्थान पर एक जोरदार धमाके के साथ फटा और लक्ष्य को सटीकता से भेद दिया। पूरी प्रक्रिया किसी जौखशू की तरह थी। बटालियन कमांडर और दूसरे अधिकारी भी सिर हिलाकर सहमति जता रहे थे। दूसरा विस्फोट एक दूसरे प्लाटून कमांडर के नेतृत्व में हुआ। वह भी अनन्या द्वारा पहले से जांची गई सुरक्षा प्रक्रियाओं के अनुसार सफलतापूर्वक पूरा हो गया। माहौल धीरे धीरे शांत हो रहा था, लेकिन अनन्या के मन में तनाव अर्रा भी कम नहीं हुआ था। सबसे खतरनाक तीसरा विस्फोट अभी बानी था। तीसरे विस्फोट का नेतृत्व सूबेदार मेजर बलवान सिंह को करना था। इस विस्फोट में सबसे बॉम्बे क्षेत्र में सबसे ज्यादा मात्रा में विस्फोटक का इस्तेमाल होना था। यह ट्रेनिंग का मुख्य आकर्षण था। चलो चलो, अब असली जंग शुरू होती है, सब लोग चौकस हो जाओ, बलवान सिंह ने जोश से भरी आवाज में चिल्लाते हुए सैनिकों को विस्फोटक लगाने का निर्देश दिया। अनन्या कुछ दूर कमांड पोस्ट से बाण की तरह उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए थी, और जैसा कि उसे अंदेशा था, समस्याएं शुरू हो गईं। बलवान सिंह ने ट्रेनिंग का समय बचाने के लिए एक साथ कई विस्फोटक लगाने का आदेश दिया। यह सुरक्षा नियमों का सीधा उल्लंघन था। अनन्या ने तुरंत रेडियो पर चेतावनी दी, सूबेदार मेजर साहब, यह खतरनाक है। विस्फोटक हमेशा एक एक करके क्रम में लगाए जाने चाहिए। एक साथ लगाने से एक अप्रत्याशित श्रृंखलाबद्ध विस्फोट हो सकता है। लेकिन बलवान सिंह ने उसकी चेतावनी को हंसकर उड़ा दिया। कैप्टन साहिबा, तुम वहां से बस देखो, मैदान को मैं तुमसे बेहतर जानता हूं, इतने से कुछ नहीं होता। उसने सबको दिखाने के लिए और भी होर से सैनिकों को डांटना शुरू कर दिया। अनन्या का दिल ठंडा पड़ गया। उसने सहज रूप से थातरे को भांप लिया और लाउड स्पीकर उठाया। सभी सैनिक सूबेदार मेजर के आदेश का पालन न करें और तुरंत सुरक्षित दूरी से बाहर निकल जाएं। मैं दोहराती हूं, सभी सैनिक तुरंत निकल जाएं। उसके सख्त आदेश पर कुछ सैनिक हिचकिचाते हुए हटने लगे, लेकिन बलवान सिंह ने गरज कर चिल्लाया, कोई नहीं हिलेगा। जो मेरे आदेश को नहीं मानेगा उसे सैन्य कानून के तहत सजा मिलेगी। अनन्या शर्मा, तुम होती कौन हो मेरे काम में दखल देने वाली? और तभी बलवान सिंह वुद आखिरी विस्फोटक लगाने के लिए सुरक्षा दूरी को नजरअंदाज करते हुए विस्फोटक स्थल के बहुत करीब चला गया। जैसे ही वह विस्फोटक के पास बैठकर डेटोनेटर जोड़ने लगा, सूबेदार मेजर साहब, नहीं, तुरंत वहां से हटिए। अनन्या चीखती हुई उसकी ओर दौड़ी। उसकी अंतरात्मा कह रही थी कि अभी कुछ भयानक होने वाला है। कुछ नहीं होगा, मैंने कहा ना, बलवान सिंह ने झुंझलाकर हाथ हिलाते हुए कहा। और ठीक उसी पल चिज़ एक बहुत छोटी चिंगारी की आवाज आई। शायद गलत जुने हुए तार से या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से निकली एक छोटी सी चिंगारी, लेकिन वह छोटी सी चिंगारी मौत का संकेत थी। धड़ाम, अपेक्षा से बहुत पहले एक जोरदार धमाका हुआ। धरती को हिला देने वाले विस्फोट से बलवान सिंह चीख उठा और घबरा गया। गर्म हवा और झोंके ने उसे घेर लिया और वह अपना संतुलन खोकर लखाने लगा। तभी उसकी नजर अपनी ओर दौड़ती हुई अनन्या पर पहुंची। उस पल
बलवान सिंह ने इंसान के सबसे कायर और स्वार्थी स्वभाव के अनुसार काम किया। उसने झुद्ध को बचाने के लिए दौड़ी आ रही अनन्या को अपनी ढाल की तरह बोर से धक्का दे दिया। आह! अनन्या बिना किसी प्रतिरोध के उसके धक्के से उस ओर गिर पड़ी जहां अभी तक विस्फोट नहीं हुआ था। उसका शरीर धूल भरी जमीन को छू भी नहीं पाया था कि धाम 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 धाम। पहले विस्फोट के झटके से पास रखे दूसरे विस्फोटक श्रृंखलाबद्ध तरीके से फट गए और एक दूसरा कहीं ज्यादा विशाल विस्फोट हुआ। एक पल के लिए दुनिया सैद हो गई। कान फाड़ देने वाले धमाके के साथ लाल आग का गोला आसमान में उठा। गर्म हवा ने हवा को जला दिया और मिट्टी, पत्थर और नुकीले टुक्के बारिश की तरह चारों ओर बिखर गए। गिरती हुई अनन्या के शरीर ने उन भयानक टुक्कों की बारिश को सीधे झेला। वह चीख भी नहीं पाई। दर्जनों सैकड़ों नुकीले टुक्के उसके चेहरे के दाहिने हिस्से और गर्दन में गहराई तक धंस गए। उसके साफ सुथरे यूनिफॉर्म पर चून फव्वारे की तरह बह निकला। उसकी आंखों में आखिरी चीज जो दिखाई दी वह थी डर से उसे घूरता हुआ बलवान सिंह का चेहरा और तेजी से दूर होता हुआ धूसर आसमान। और फिर सब कुछ गहरे अंधेरे में डूब गया। मेडिक मेडिक कैप्टन साहिबा को चोट लगी है, कोई जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। धत तेरी की। ट्रेनिंग ग्राउंड पल भर में एक कुरुक्षेत्र में बदल गया। सैनिकों की चीखें और हाहाकार गूंजने लगे और बारूद का तीखा धुआं चारों ओर फैल गया। मेडिक्स ने दौड़कर खून से लथपथ पड़ी अनन्या को प्राथमिक उपचार देना शुरू किया, लेकिन उसकी हालत बहुत गंभीर थी। डर के मारे सही सलामत खचा बलवान सिंह अपने ही हाथों से रची इस भयानक त्रासदी को एक मूर्ति की तरह बस घूर रहा था। उसकी एक कायरतापूर्ण गलती ने एक इंसान की जिंदगी और इस पूरी यूनिट की इस्मत को एक ऐसे नर्क में धकेल दिया था जहां से वापसी नामुमकिन थी। जब एक आपातकालीन हेलीकॉप्टर अनन्या को लेकर उड़ रहा था, तब भी वह अपनी जगह से एक कदम भी नहीं हिल पाया। उसके कानों में सिर्फ उसे बचाने के लिए दौड़ती हुई अनन्या की आखिरी चीख एक अभिशाप की तरह गूंज रही थी। अध्याय 5 पिता का क्रोध। उसी समय दुर्घटना स्थल से सैकड़ों किलोमीटर दूर नई दिल्ली के रायसीना हिल्स स्थित रक्षा मंत्रालय में भारतीय सेना के प्रमुख के कार्यालय में सुबह से ही जरूरी रिपोर्टों का ढेर लगा हुआ था। मैं के पीछे एक आदमी बैठा था। 58 साल की उम्र में भी एक महबूत काठी और आंखों में एक अडिग चमक। उनके कंधे पर चमकते 4 सितारे यह बता रहे थे कि वे भारतीय सेना के 50 लाख सैनिकों के सर्वोच्च कमांडर जनरल विक्रम सिंह राठौर थे। उन्होंने हमेशा अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को परे रखकर ठंडे दिमाग और तर्क से फैसले लिए थे। उनकी मेज पर अपनी बेटी अनन्या के साथ उनकी एक छोटी सी तस्वीर रखी थी, लेकिन काम के दौरान उनकी नजर एक बार भी उस तस्वीर पर नहीं गई। काम और परिवार को अलग रखना उनका जीवन भर का सिद्धांत था। सुबह 10 बजे जब काम भौरों पर था, अचानक उनके सचिवालय से एक आपातकालीन इंटरकॉम बजा। लाल बत्ती का जलना यह संकेत था कि किसी फील्ड यूनिट में कोई गंभीर घटना हुई है। सर, एक अर्जेंट रिपोर्ट है। उधमपुर में पैरा एसएफ ब्रिगेड में ट्रेनिंग के दौरान एक विस्फोट की खबर है। उनके सचिव मेजर रोहन मेहरा की घबराई हुई आवाज थी। जनरल विक्रम सिंह राठौर के चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। उन्होंने शांति से अपना पेन नीचे रखा और कहा, नुकसान का ब्यौरा क्या है? तुरंत स्थिति रिपोर्ट पेश करो। सेना प्रमुख के रूप में सेना के अंदर होने वाली हर दुर्घटना उनकी जिम्मेदारी थी। वह दुर्घटना के पैमाने या घायल की पहचान के आधार पर अपना रवैया नहीं बदलते थे। हर सैनिक उनके लिए एक समान रूप से हिम्मती था, देश का बेटा जिसे उन्हें सुरक्षित रखना था। कुछ मिनटों बाद मेजर रोहन मेहरा एक सख्त चेहरे के साथ सेना प्रमुख के कार्यालय में दौड़े आए। उनके हाथ में ताड़ा प्रिंट हुई पहली स्थिति रिपोर्ट थी। उनके चेहरे पर सामान्य शांति के बजाय अत्यधिक तनाव और कुछ ऐसा था जिसे बयां करना मुश्किल था। सर, स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग दुर्घटना के संबंध में तत्काल रिपोर्ट करनी है। जनरल राठौर ने दस्तावेजों से सिर उठाकर पूछा। उनकी आवाज अभी भी शांत थी। नुकसान कितना हुआ है? एक व्यक्ति घायल है। रोहन की आवाज हल्की सी कांपी। उसने शांत रहने की बहुत कोशिश की, लेकिन यह आसान नहीं था। घायल के चेहरे और गर्दन पर गंभीर छर्रे और जलने के घाव हैं और उसे दिल्ली के आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल में एयरलिफ्ट किया जा रहा है।
हालत बहुत नाजुक बताई जा रही है। चोटें गंभीर हैं। जनरल राठौर ने शांति से कहा, तुरंत आरआर हॉस्पिटल के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टरों की एक विशेष टीम गठित करो। जरूरत पाए तो निजी अस्पतालों के शीर्ष विशेषज्ञों को भी बुलाओ। घायल सैनिक के इलाज में कोई कमी नहीं आनी चाहिए और दुर्घटना के कारणों की स्पष्ट जांच करके रिपोर्ट करो। सुरक्षा नियमों का पालन किया गया था या नहीं? कमांडर की कोई लापरवाही थी या नहीं? एक भी संदेह नहीं रहना चाहिए। उनके निर्देश स्पष्ट और सख्त थे, लेकिन रोहन अपनी जगह से नहीं हिला। वह कुछ देर हिचकिचाया और फिर बड़ी मुश्किल से मुंह खोला। सर, उससे पहले आपको घायल की पहचान की पुष्टि करनी होगी। पहचान? जाहिर है करनी होगी। उसकी यूनिट, रैंक और नाम क्या है? जल्दी रिपोर्ट करो, जनरल राठौर ने स्वाभाविक रूप से कहा। उन्होंने सोचा कि सबसे पहले घायल के परिवार को सूचित करना चाहिए। रोहन ने एक और गहरी सांस ली। वह जानता था कि जो शब्द वह अब कहने जा रहा है वह इस फौलादी कमांडर की जिंदगी को कैसे हिलाकर रख देगा, लेकिन एक स्टाफ ऑफिसर के रूप में सच बताना उसका छाप था। घायल का नाम। वह पल एक अनंत काल जैसा लगा। कैप्टन अनन्या शर्मा है। एक पल के लिए जनरल राठौर का हाथ जहां था वहीं रुक गया। पेन पखे हुए उनकी उंगलियों में इतनी ताकत आ गई कि वे सैद पा गईं। उनका पूरा शरीर जम गया, जैसे समय रुक गया हो। उन्होंने धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे अपना सिर उठाकर रोहन को देखा। उनकी आंखें अविश्वास में बुरी तरह से कांप रही थीं। तुमने अभी क्या कहा? उनकी आवाज फट गई थी, वह आवाज जो जीवन में कभी नहीं कांपी थी। कैप्टन अनन्या शर्मा, सर, रोहन ने एक बार फिर स्पष्ट लेकिन कांपती हुई आवाज में कहा। वह स्पेशल फोर्सेस की 3री प्लाटून की कमांडर के रूप में सेवारत थीं। धाम। जनरल राठौर के दिमाग में कुछ बहुत बड़ा ढहने की आवाज आई। दुनिया सैद हो गई। अनन्या, उनकी बेटी, उनकी इकलौती बेटी, जिसे वे सोचते थे कि वह किसी शांत यूनिट में एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आराम से काम कर रही है, वह देश की सबसे खतरनाक मानी जाने वाली स्पेशल फोर्सेस यूनिट में काम कर रही थी। यह सच ही उनके दिल को रोकने के लिए काई था, लेकिन उससे भी बड़ा सदमा यह था कि उनकी वही बेटी इस वक्त मौत और जिंदगी के बीच झूल रही थी। सेना प्रमुख के रूप में उनकी जीवन भर की शीतलता और तर्क एक ही पल में चकनाचूर हो गए। अनन्या स्पेशल फोर्सेस में थी? जनरल राठौर ने अविश्वास में एक खोखली आवाज में बजाया। कब से? वह वहां कब से थी? 3 साल से, सर। मुझे भी हाल ही में पता चला। रोहन ने सिर झुकाकर सावधानी से जवाब दिया। वह यह कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया कि अनन्या ने जानबूझकर यह बात अपने पिता से भी छिपाई थी। जनरल राठौर अपनी कुर्सी से उछल पड़े। उन्होंने कुर्सी के पीछे लटका अपना कोट उठाया। उनके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। तुरंत हॉस्पिटल चलो, गाजी तैयार करो। सर, लेकिन आज दोपहर रक्षा मंत्री के साथ आपकी बैठक है। रोहन ने घबराकर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन जनरल राठौर ने उसे हाथ से होर से हटा दिया। उनकी आंखें शून की तरह लाल हो चुकी थीं। सारे कार्यक्रम रद्द कर दो, अभी, इसी वक्त। उनकी चीख अब एक सेना प्रमुख का आदेश नहीं थी। यह एक ऐसे पिता की चीख थी जो अपनी बेटी को खोने के डर से कांप रहा था। उन्होंने अपने जीवन में एक सैनिक के रूप में अनगिनत युद्ध और संकट देखे थे, लेकिन इस पल जितना डरावना और भयावह उन्होंने कभी महसूस नहीं किया था। सेना प्रमुख का भारी कवच चकनाचूर हो गया था और उसके अंदर सिर्फ अपनी बेटी के लिए तड़पता एक पिता का दिल बचा था। गाजी में वह लगातार खुद को कोसते रहे। उनकी बेटी 3 साल से उस खतरनाक यूनिट में काम कर रही थी और उन्हें पता तक नहीं था वह कितने लापरवाह और मूर्ख पिता थे। उनकी बेटी ने इतना मुश्किल रास्ता क्यों चुना? उसने यह बात उनसे भी क्यों छिपाई? अनगिनत सवाल उनके दिमाग में घूम रहे थे, लेकिन इस वक्त उनके लिए सिर्फ एक ही चीज मायने रखती थी। हे भगवान, प्लीज मेरी बेटी को बचा लो। उन्होंने जीवन में कभी भगवान पर विश्वास नहीं किया था, लेकिन इस पल वह दिल से प्रार्थना कर रहे थे। अस्पताल की ओर जाने वाला वह रास्ता उनके जीवन में तय किए गए किसी भी रास्ते से ज्यादा लंबा और मुश्किल महसूस हो रहा था।